Hello friends, here this is Dipali More and welcome to our educational platform. And here today we are discussion on the topic of Indian National Movement. Okay, so Indian National Movement की हमारी जो सीरीज चल रही है INM की और आज की अपनी सीरीज नंबर 18. ओके, इससे पहले हम लोगों ने 17 सीरीज ऑलरेडी ओवर कर चुकी है, जिसका मैंने प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिया, तो आप लोग वहां से जरूर क्लासेस को अटेंड कर लें। और ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है INM का, इंडियन नेशनल मूवमेंट का, जो कि आपका 1857 से लेकर के 1947 तक के पॉइंट्स को हम अपने इस सीरीज में कवर कर रहे हैं, ताकि आपका जो आधुनिक भारत है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये एक दूसरा टॉपिक, एंड तीसरा आपका भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, ये तीन टॉपिक, मतलब तीन टॉपिक आपके ओनली वन सीरीज में कवर होने वाले हैं, जो हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की अपनी जो सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। कौन से तीन पॉइंट? एक तो आधुनिक भारत का, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट आपके डियर फ्रेंड्स इसमें कवर होंगे। ओके, तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी लाइव ले आइए, ताकि और भी अधिक से अधिक लोग अपने साथ में जुड़ सके और क्लास की कनेक्टिविटी बढ़ सके और अधिक से अधिक लोग की अपने साथ में टीम जो है जुड़ सके। जो भी नए फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को, तो सभी के सभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियोस को लाइक करना एंड प्यारा सा कमेंट छोड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ओके, एंड डियर फ्रेंड्स, आप लोगों की सुविधा के लिए हमने अपना टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ही अपना बना दिया है, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि क्लास के रिगार्डिंग जो भी पीडीएफ्स हैं, क्लास के रिगार्डिंग जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को मिल सके। वो सारी चीजें हम आपको व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का डियर फ्रेंड्स अपना जो टॉपिक चल रहा है गांधी युग का, ठीक है, गांधी जो कि 1947 से लेकर के 1917 से 1947 तक के पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। तो इसमें आज की अपनी जो सीरीज है, वो जो क्वेश्चन सीरीज नंबर है श्रृंखला 121, मतलब गांधी युग में आपका जो क्वेश्चन चल रहा है वो 121वां नंबर क्वेश्चन चल रहा है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 120 तक की सीरीज आपको प्रीवियस क्लासेस में मिल जाएंगी, जो कि प्लेलिस्ट में वन बाय वन मैंने ऐड ऑन कर दिया है। ओके, बाकी इसके रिगार्डिंग और भी क्विजेस मैंने ऐड किए हैं, जो कि आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे हमारे मिल जाया करेंगे। तो आप लोग वहां पर भी जुड़ जाइए और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आइए फिर अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और जो आज की हमारी सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है, वो है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल, ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग जेल, सी कैंप जेल एंड डी भागलपुर जेल। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जब 1942 का सेशन आता है, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन कब एग्जीक्यूट किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, तो इस आंदोलन की शुरुआत में बहुत सारे आंदोलनकारियों को, नेताओं को जेल जाना पड़ा, जिसको गिरफ्तार कर दिया गया, लिया गया था ब्रिटिशों के द्वारा। तो इन्हें भी, उसमें से कई नेताओं में से ये भी एक नेता थे, जिन्हें कैद कर लिया गया और कैद करके पटना के बांकीपुर जेल में इन्हें क्या कर दिया गया था? रखा गया था। क्लियर है? इन्हें 15 जून 1945 को क्या किया गया? रिहा किया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, वो भारत के संविधान में जो थे, वो पहले राष्ट्रपति के तौर पर वो जाने जाते हैं। तो इन्हें कब गिरफ्तार किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो कि 8 अगस्त 1942 को एग्जीक्यूट किया गया था गांधी जी के द्वारा। इस आंदोलन के प्रारंभ में इसके विरोध के तौर पर ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने कई सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। और गिरफ्तार करके उन्हें क्या किया? जेल में डाल दिया गया। जिनमें से ये भी एक थे, और इन्हें पटना के बांकीपुर जेल में डाल दिया गया था। और सॉरी, तो वहां पर इन्हें रखा गया था और 15 जून 1945 को इन्हें क्या किया गया था? रिहा किया कर दिया गया था। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। क्लियर है? चले आगे क्लासेस में। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए नेता थे आपके? तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जयप्रकाश नारायण की, तो जयप्रकाश नारायण ने 1948 में कांग्रेस के समाजवादी दल का नेतृत्व किया था। ठीक है,
कांग्रेस के समाजवादी दल का इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था, और ये गांधी युग के जाने जाते हैं। लेकिन 1952 में इन्होंने अपना सेपरेट किया और सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना इन्होंने की। तो ये मुख्यतः अगर यहाँ पे बात की जाए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, तो सोशलिस्ट पार्टी से थे। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे हमें मैच करना डियर फ्रेंड्स। ओके, सूची 1 में आपके स्थल दिए गए हैं, सूची 2 में आपके प्रांत दिए गए हैं। तो सूची 1 से सूची 2 में हमें मिलाना है। बारदौली, चौरी चौरा, यरवदा, नोआखली। तो बारदौली कहाँ है डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे आंसर के तौर पर, तो एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपका बारदौली है गुजरात में। तो बारदौली में ही वहां की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पे पहले का दूसरा, तो देख सकते हैं आप इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। चौरी चौरा जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर के पास में। यरवदा जो है वो आपका महाराष्ट्र में है। और फिर बचा कुछ आपका जो है नोआखली, वो आपका वेस्ट बंगाल। तो 2, नेक्स्ट आपका 4, 10, 3 का आपका 1 एंड 4 का 3। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में अगर हम बात करेंगे तो ओके, तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसे भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। इसे अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में इसकी शुरुआत की गई। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो बॉम्बे अधिवेशन था डियर फ्रेंड्स, बॉम्बे अधिवेशन में इसकी शुरुआत जो ब्रिटिशर्स की सत्ता अपने भारत में स्थापित थी उससे अपने भारत को मुक्त कराने के पर्पज से किया गया था। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी इन्होंने इसी के बिहाफ पर की गई थी। और जो था ये था आपका 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू करी थी इसकी। महात्मा गांधी कौन थे डियर फ्रेंड्स? महात्मा गांधी जी ने इसकी शुरुआत करी थी। तो यहाँ पे हालांकि 9 अगस्त तो कोई दिक्कत नहीं है, ओवरलैपिंग थोड़ा बहुत चलता है। तो 9 अगस्त को या 8 अगस्त को महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग को लेकर के ये जो आंदोलन था इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, और इसमें कई सारे लोग, कई सारे आंदोलनकारी भी शामिल थे। लेकिन ये जो आंदोलन था कुछ हद तक स्टे करा गया। क्यों? क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग की जो सहभागिता थी वो नहीं थी। मतलब मुस्लिम जो कम्युनिटी थी, मुस्लिम जो सत्ता थी, वो भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थी। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि अगर भारत छोड़ो आंदोलन में ये जो समर्थन है, अगर ये लोग जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, उन पर ये हिंदू धर्म के लोग क्या करेंगे? राज करेंगे, अगर ब्रिटिशर्स यहाँ से हट जाते हैं तो इन्हें इस बात का कहीं ना कहीं डर था और उसी को लेकर के ये इनसे पीछे हट गए। तो हालांकि आगे जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं स्मूथली चली और बातें सुनी गई और भारत छोड़ो आंदोलन कहीं ना कहीं सफल रहा। भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो उसी भी आंदोलन में महात्मा गांधी की जो द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, ओके। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत थी मैंने बताया आपको, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में इसकी शुरुआत करी गई थी। तो मुंबई के ग्वालियर टैंक से, मुंबई के ग्वालिया टैंक के मैदान से इसकी शुरुआत करी गई थी डियर फ्रेंड्स। और इसी में जैसे मैंने बताया आपको कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी पीछे हट गई थी और इसमें उसके लिहाजा काफी सारी चीजें में प्रॉब्लम्स, काफी सारी हिंसाएं फेस करने को पड़ी। जैसे गोलीबारी हुई अंग्रेजों के द्वारा, इसमें लाठी चार्ज किए गए, कई गांवों को जला दिया गया। तो काफी हिंसा
का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व जो था वो तो शामिल था, उसने इसमें सहभागिता अच्छी खासी दिखाई, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो पीछे हट गए। तो कहीं न कहीं वीकनेस जो थी वो कमजोरी का सामना करना पड़ा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के और उनके समर्थकों को। तो कहीं न कहीं चीज़ें हिंसात्मक हुई और बहुत ज़्यादा जनहानि भी इसमें हुई। नेक्स्ट है वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तेज बहादुर सप्रू। यहाँ पे डियर फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि लाल किले का जो मुकदमा हुआ था ये 1945 से 1946, ठीक है, के बीच दिल्ली में लड़ा गया था। दिल्ली में कोर्ट मार्शल के लिए लड़ा गया था और इस कोर्ट मार्शल में जो था वो आपके जो प्रेम सहगल जी थे, गुरुबख्श सिंह जी जो थे, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो जिन्हें कहते हैं, और नवाज खान, इन लोगों को मिलाकर के कहीं न कहीं संयुक्त तौर पर सिंगापुर के कैदी के तौर पर इन्हें एक साथ इनका मुकदमा चलाया गया था कोर्ट मार्शल के तौर पर, और उन सभी में राजा सम्राट के खिलाफ युद्धों की छेड़छाड़ हुई और काफी हत्याएं भी हुई थी, और एक अच्छा खासा युद्ध हुआ था इसमें भी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की पार्टी और उनके सहयोगी जैसे कि आपके बात की जाए भूलाभाई देसाई ये और तेज बहादुर सप्रू, इन सभी ने इसमें समर्थन के तौर पर, मतलब इसमें इन्होंने क्या किया, समर्थन किया था के तौर पर सहभागिता दिखाई थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का इससे कोई संबंध नहीं था। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है राइट आंसर के तौर पर। चलते हैं नेक्स्ट। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था वे थे मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, एंड बात किया जाए स्वामी श्रद्धानंद जी थे। तो यहाँ पर कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। ये वही स्वामी श्रद्धानंद जी हैं जिनके बारे में अंबेडकर जी ने कहा था। अंबेडकर जी ने क्या कहा? अंबेडकर जी ने कहा था इन्हें, क्या कहा? तो वो स्टेटमेंट भी लिखेंगे। अछूतों का सबसे बड़ा, अछूतों का सबसे बड़ा और सबसे ईमानदार, ईमानदार चैंपियन। तो भीमराव अंबेडकर के पर्पज में इसे याद रखेंगे। स्वामी श्रद्धानंद अंबेडकर, थोड़ा सा जी लिखो, अंबेडकर, अंबेडकर जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी के विषय में कहा कि ये जो स्वामी श्रद्धानंद जी हैं ये अछूतों का सबसे बड़ा और सबसे ईमानदार चैंपियन है। ओके, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन कब लड़ा गया था 1920 से 22 में वापस कर दिया था, वह थी हिंद केसरी, केसर हिंद, राय बहादुर या द राइट ऑनरेबल। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स अगर बात किया जाए महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका से भारत आए 1915 में, तो इनके स्वागत में ब्रिटिशर्स ने इन्हें केसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया था। तो वो भी क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने बोअर बोअर युद्ध लड़ा था और उस युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस कार्य बढ़ाने के लिए इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। किस लिए? बोअर युद्ध में इन्होंने एम्बुलेंस कॉर्प बढ़ाने के लिए एक अमूल्य योगदान दिया था और उसी के कारण इन्हें अंग्रेजों के द्वारा केसर हिंद की उपाधि से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। चलेगा नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन ही नहीं किया था? तो जैसे कि अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन में समर्थन नहीं करती। उसका कारण भी मैंने आप लोगों को बताया क्यों नहीं किया था इसने, ठीक है। साथ ही साथ हिंदू महासभा ने भी नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी नहीं किया था। तो इनमें से सभी आएंगे। तो ये 3 ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट हो। चौथा कारण आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, ये मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो क्रिप्स मिशन
ठीक है, भारत में जो क्रिप्स मिशन आया था उसके जाने के बाद का ही परिणाम था, जिस पर गांधी जी ने प्रण लिया कि जो क्रिप्स मिशन था उसके जाने पर गांधी ने प्रण लिया कि हम अब कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, और उस पर इन्होंने प्रण लिया गांधी जी ने कि हमें अब ब्रिटिशर्स की सत्ता को कहीं न कहीं समाप्त करना होगा और हमें उनके अधीन से बाहर निकलना होगा। इसी के कारण उन्होंने बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कमेटी में अध्यक्षता करी और उसमें इसका निर्णय लिया। लेकिन उसमें मुस्लिम लीग पीछे हट गई, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी ये सभी पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि इन्हें डर था कहीं न कहीं कि अगर ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से हट जाते हैं तो जो हिंदू ये समाज है ये हम पर क्या करेगी? राज करेगी। तो कहीं न कहीं इन सभी के विरोध में ये सब लोग क्या कर रहे थे? बहिष्कार कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन का। तो बहिष्कार करने का रीज़न यही बना, इनका डर जो था, और उसका ये मतलब अंजाम निकला कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था एक हिंसात्मक आंदोलन भी बन गया था, ठीक है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन कब लड़ा गया था? 1920 से 1922 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 डियर फ्रेंड्स। खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो खिलाफत आंदोलन आपका था 1919। ओके, चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942। तो इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहला कौन था आपका? खिलाफत आंदोलन, देन आपका आएगा असहयोग आंदोलन, फिर आपका आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर आपका आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। 31, 24 यस, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, बिल्कुल, इसीलिए साइमन गो बैक के क्या किए गए थे? नारे गए थे, लगाए गए थे, और साइमन को यहाँ से भेजने का प्लानिंग की गई थी। जहां भी जिस तरफ भी ये लोग जा रहे थे, मतलब इनको काले झंडे दिखाए जा रहे थे, और काला झंडा दिखा करके इनका क्या किया जा रहा था? हिंसात्मक इनका विरोध किया जा रहा था। अब यहाँ पे बात करी जा रही है साइमन की। तो जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो साइमन कमीशन बना कब था? 1927 में बना, और आया भारत। कब आया भारत? सर जॉन जो साइमन थे उनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय सदस्यों के तौर पर इसका गठन किया गया, और ये जो था ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के संविधान जो सुधार थे उसी का ही ये परिणाम था, जो कि देखने को क्या था? 1928 में देखने को ये मिला हुआ था। क्लियर है? तो जैसे कि मैंने बताया, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, साइमन जिस तरफ भी जा रहे थे इनको काले झंडे दिखा करके इनका विरोध किया जा रहा था। क्यों विरोध किया जा रहा था? क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एक भारतीय नहीं था, कोई भी सिंगल व्यक्ति कोई भी भारतीय नहीं था। तो इसका तात्पर्य यही था कि इनकी मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनकी एक सत्तात्मक ये एक संस्था थी, तो जो भी इसमें होता वो ब्रिटिशर्स के ही मनमानी के तौर पर था, इसलिए इसका पुरजोर विरोध किया गया। क्लियर? उसी में से एक निकल करके आया कि लाला लाजपत राय जो कि बेहद शांतिपूर्वक हिंसा कर रहे थे, और उन पर क्या किया गया? जो जेम्स ए स्टॉक थे, स्कॉट, जेम्स ए स्कॉट के निर्देश पर इन पर क्या कर दिया गया था? लाला लाजपत राय जी पर जो है उनके सीने पर लाठीचार्ज करवा दिया गया और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। ओके, जो कि लाला लाजपत राय के विषय में अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही महानतम स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें कई उपाधि जैसे पंजाब केसरी, पंजाब केसरी, केसरे पंजाब, या पंजाब का शेर, पंजाब का शेर, या पंजाबी केसरी इत्यादि नामों से इन्हें जाना जाता है। इत्यादि उपाधियां इन्हें दी गई थी, और इन्होंने एक बहुत ही और भी महत्वपूर्ण काम किया था। 1894 की अगर हम बात करें तो इन्होंने पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी इन्होंने की थी। तो 1800 कब की थी? 1894 में की थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। तो दूसरा सत्याग्रही
कौन था? तो यहाँ पे सबसे पहले डियर फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो सत्याग्रह जो आंदोलन था वो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है? गांधी जी जब अफ्रीका से आए थे और वहाँ से अफ्रीका से आने के बाद में गांधी जी ने क्या किया था, सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है? सबसे पहले चंपारण गए, खेड़ा आंदोलन किया, अहमदाबाद मिल, असहयोग आंदोलन एक-एक करके। लेकिन उसमें सबसे पहले इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन जो किया, उसमें प्रथम सत्याग्रही के तौर पर विनोबा भावे जी को इन्होंने नॉमिनेट किया और दूसरे सत्याग्रही के तौर पर अगर हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ओके? चलिए आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये तो हालाँकि सिलसिला स्टार्ट हो गया था गांधी जी जब अफ्रीका से वापस आए थे तभी से ही। लेकिन इनको प्रथम सत्याग्रही के तौर पर विनोबा भावे जी को कब नॉमिनेट किया था गांधी जी ने, तो 17 अक्टूबर, ये भी डेट आप थोड़ा-सा याद रख लीजिए, 1940 को। उसके बाद फिर नेहरू जी की बारी आती है, ठीक है? नेक्स्ट, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? यहाँ पे बात की जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो एक-एक करके मैंने सारे आंदोलनों को आप लोगों को यहाँ पे क्लेरिफाई किया, यस और नो? यस किया है ना? तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स अगर बात की जाती है 8 अगस्त 1942 की, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए मुंबई में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। तो वहां पर बात की जाए, जो अरुणा आसफ अली थी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो ग्वालियर टैंक था, ग्वालियर टैंक का जो मैदान था, वहां पर सबसे पहले इन्होंने झंडा फहराया था। ठीक है? ग्वालियर टैंक मैदान जहां से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी जी ने, वहां पर अनवर शाह अली ने सर्वप्रथम झंडा फहराया था, भारतीय तिरंगे को। सर्वप्रथम भारतीय तिरंगे को फहराया था, इसलिए जानी जाती है। क्लियर है बात? सविनय अवज्ञा आंदोलन वही 1930, असहयोग आंदोलन वही 1920, स्वदेशी आंदोलन 1906। याद रखेंगे आप लोग इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में नहीं था? सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए प्रस्थानों का आरक्षण, केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति की स्वीकृति। तो डियर फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपका राइट आंसर बनेगा सरकारी नौकरियों में दलितों के समुचित प्रतिनिधित्व। बाकी चीजें आपकी पूना पैक्ट के बिहाफ पर ही की गई थी। पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के हितों को लेकर के कुछ समझौते के तौर पर किया गया था। और पूना पैक्ट क्या था, बहुत ही क्लियर कट से हमने लगभग 10 से 15 मिनट लेक्चर दिया था पूना पैक्ट में, जो कि प्रीवियस क्लासेस में आपको मिल जाएंगी। इसके पहले का जो सेशन था आपका, आई थिंक 16 या 17 नंबर क्लास में आपको मिल जाएगा, तो वहां से जरूर अटेंड कर लीजिए। क्लियर है? आप इसी बारे सारा क्लास देखिए, हर एक क्लास में यूनिक क्वेश्चंस मिलेंगे और यूनिक आंसर्स मिलेंगे, राइट? साथ ही साथ हाँ, हम थोड़ा बैकअप आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर देते हैं। क्लियर है? ताकि चीजें आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं रिविजिबल हो, आप रिवाइज कर सके बार बार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, जो कि 1938 में था, एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई थी। इसमें जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। इसमें कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को अपनी मंजूरी दी थी। तो 134 नंबर क्वेश्चन में अगर बात करें हम, तो इसमें योजना आयोग की अवधारणा को क्या किया गया था डियर फ्रेंड? प्रस्तुत किया गया था। और योजना आयोग इसमें प्रस्तुत किसने किया था? तो किया था आपके जवाहरलाल नेहरू के तर्ज पर। अब आते हैं, बात करते हैं हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन के विषय में अगर हम देखेंगे, हालांकि प्रीवियस क्लासेस में हमने इसको भी डिस्कस किया ही हुआ है। हरिपुरा अधिवेशन
तो डियर फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था वो 1938 का था, और 1938 के बाद में आपका त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जो कि 1939 का था। ये संबंधित किससे है? तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो आपका 1938 का अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन, उसमें सुभाष चंद्र बोस भारी मतों से इन्होंने क्या की थी? जीत हासिल की थी और कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी। तो कांग्रेस की इस अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन में, जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय तर्ज पर योजना आयोग की या योजना समिति की क्या की थी? स्थापना की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। योजना समिति, योजना समिति की क्या करी थी? स्थापना करी थी। एक काम तो ये हुआ था। ओके डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात अगर निकल करके आती है तो 1939 की, जो कि आपका त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी संकट के नाम से भी जैसे जाना जाता है, त्रिपुरी में हुआ था। जैसे कि पहले प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि इसमें भी सुभाष चंद्र बोस ही भारी मतों से विजयी हुए थे। ठीक है, इसमें हालांकि कांग्रेस का और महात्मा गांधी जी का इनको समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, सुभाष चंद्र बोस को। तो यहाँ पर त्रिपुरी जो अधिवेशन था, सुभाष चंद्र बोस जी ने आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी जी दोनों के विपक्ष में खड़े होकर के लड़ा था। महात्मा गांधी जी ने अपना प्रतिनिधित्व या अपने प्रतिनिधित्व के तौर पर पट्टाभी सीतारामैया जी को खड़ा किया था, जिसमें वो हार गए, और सुभाष चंद्र बोस जी पुनः दोबारा से, क्योंकि 38 में तो बने ही हुए थे, 39 में दोबारा से वो भारी मतों से जीत गए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी जी का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, और इन्होंने क्या किया? त्रिपुरी अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया इसकी अध्यक्षता से, मतलब मजबूरन इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ओके, अब इस्तीफा इन्होंने दिया, हालांकि प्रतिनिधित्व के तौर पर जिनको समर्थन प्राप्त था महात्मा गांधी जी का और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो थे सीतारामैया जी। लेकिन अब सीतारामैया जी हार चुके थे, ठीक है, तो उन्हें तो इसकी अध्यक्षता दी नहीं जा सकती थी। तो ऑप्शन के तौर पर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जी को इसकी अध्यक्षता संभालनी पड़ी थी। क्लियर है बात यहाँ पे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है। ओके, चलते हैं। तो यहाँ पे रेलवे है प्लेग जीवाणु महामारी का वाहिक, बार बार पड़ने वाले अकालों दुर्भिक्षों का साधन, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, दुर्घटनाओं का वाहक। नीचे दिए गए में से हमें कूट में से हमें यहाँ पे छांटना है डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर के तौर पर देखेंगे तो प्लेग बार बार पड़ने वाले अकाल दुर्भिक्षों का साधन भी था, और समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी भी था। दुर्घटनाओं का वाहक यहाँ पे नहीं था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए बन जाता है करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके यहाँ पे हमें आंसर को निकालना है। समय आ गया है जब सम्मान चिन्ह हमारे शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ तथा कथित नग्नता के लिए वह अधोगति झेलने के लिए उत्तरदायी है जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपके कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, रोल एक्ट की बात आती है। डियर फ्रेंड्स, रोल एक्ट कब पारित किया गया था? यहाँ पे पारित कब किया गया था और क्यों किया गया था, दोनों पर्पज पे बात करेंगे। तो रोलेट एक्ट जो आया था वो 1919, भारत सरकार का जो 1919 का जो अधिनियम था, उसी में ही रोलेट एक्ट आया था। तो वो क्या था? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने वाला एक कारण था। अब यहाँ पे अगर बात की जाए रोलेट एक्ट को काला कानून गांधी जी के द्वारा कहा गया था, या काला अधिनियम। ओके,
इसे काला अधिनियम भी कहा जाता है। तो ये जो था, ये 21 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इस अधिनियम को लाया गया था। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों के बहुत सारी चीजें थी जो शामिल करी गई थी और जो की थी आपके भारतीयों के अगेंस्ट। ठीक है, जैसे क्रांतिकारी जो समूह थे अपने भारत दल के, उनके अगेंस्ट काफी रणनीतियां इसमें बनाई गई थी। ठीक है, भारतीयों के विरुद्ध या भारतीयों को हतोत्साहित करने के लिए, ताकि वो आंदोलन छोड़ करके भाग जाए, काफी सारी रणनीतियां उसमें शामिल थी। जो यहाँ पे एकाएक अगर बात की जाए तो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों की गतिविधियों में कमी लाने के लिए पुरजोर कोशिश की गई थी इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो रोलेट एक्ट को गांधी के युग की शुरुआत भी कही जाती है इसी एक्ट के माध्यम से। ठीक है, गांधी जी यहीं से ही फुल फोर्स में आ गए। ठीक है, अपने आंदोलन को इन्होंने एग्जीक्यूट किया इसके तुरंत बाद असहयोग आंदोलन के तौर पर। तो आप वहां पर उसको देख सकते हैं। ओके, और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 का, वो भी इसी का ही परिणाम था। जलियांवाला जो कांड हुआ था वो भी क्या था, इसी का ही परिणाम था। किसका? इसी रोलेट एक्ट का ही परिणाम था। चलते नेक्स्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या निम्नलिखित में से कौन सी थी? ओके, जोतने वाले को जमीन, मजदूरों की दरों में वृद्धि, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी और किसानों को कृषि निविष्टियों की आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर पूर्ति जो थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बारडोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल काफी चर्चा में आए थे और ये एक अच्छे खासे क्रांतिकारी के तौर पर उसमें उभरे। इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने इन्हें सरदार कह करके पुकारा और वहां की महिलाओं जी के द्वारा, वहां की जो महिलाएं थी बारडोली की, गुजरात की, उनके द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दे दी गई। ठीक है, तो इनके नाम के साथ में तभी से सरदार शब्द जुड़ गया था। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना कि कौन कौन से कथन यहाँ पे सही है। क्लियर है? यह आंदोलन इससे पहले किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्य वर्ग राजनीति, धर्म सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। उपयोग में से कौन सा सही पूछा जाए तो एक और दो आपके सही हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन 1920 का था, ठीक है डियर फ्रेंड्स, उसमें कहीं नहीं राष्ट्रवाद और राजनीतिक सामंत, कृषक असंतोष, इन सब चीजों को लेकर के ये चीजें नहीं थी। ठीक है, चलते नेक्स्ट। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के संदर्भ में या के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, पहला नंबर देखेंगे, यह सत्य और अहिंसा के दो महत्वपूर्ण संगठक हैं। तो ओके, सही है। कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के अगर सत्याग्रह आंदोलन का पर्पस देखा जाए तो सत्य और अहिंसा का ही था। सत्याग्रही बुराई को का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है। सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा होने वाले को पीड़ा तो कभी नहीं पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे सही कथन पूछा तो एक और दो सही हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू द कथन, जो भी आपके अकॉर्डिंग टू द जो स्टेटमेंट दिए गए हैं 1 और 2 राइट है। सो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका प्रेफर करता है इस ऑप्शन को। सो सभी फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सभी फ्रेंड्स वीडियोस को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। ओके, एंड इसकी पीडीएफ्स आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल दोनों आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण, ड्राफ्टिंग ऑफ अ डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रक्रिया में किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो तो आपका 1909 में आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपका 1919 में था। साइमन कमीशन 1927 में तैयार हुआ, 28 में भारत में आया। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930। तो ये तो हमारे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस निकल करके आ जाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण की, जो कि आपका था कब का? 1919 का। ठीक है,
सर जॉन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की ही अध्यक्षता में ये सुधार लाया गया था। और कब लाया गया था? 1919 में। 1919 में भारत सरकार जो अधिनियम था वो इंग्लैंड की संसद के द्वारा पारित किया गया और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा इसे लाया गया। तो यहाँ पर इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तौर पर जाना जाता है। उस समय ये भारत के कौन थे? वायसराय हुआ करते थे। ओके, ये वायसराय हुआ करते थे। इनकी खासियत ये थी, इन्होंने क्या किया 1919 में प्रांतों में द्विशासन व्यवस्था की शुरुआत की। ये इन्होंने काम किया, प्रांतों में द्विशासन व्यवस्था क्या कर दी थी? इन्होंने लागू की थी, जिसमें आरक्षित और हस्तांतरित 2 वर्गीय लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, इन्होंने 2 सदन की व्यवस्था भी इसमें क्या करी थी? इन्होंने लागू कर दी थी। सो ऑप्शन बी नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये ड्राफ्टिंग के तौर पर तैयार करने का जो श्रेय था वो मॉन्टेग्यू जी को जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को। क्लियर? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था? अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक एक करके सारे जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनको सभी को देखेंगे। तो पहले गोलमेज सम्मेलन के तौर पर अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। ओके, इस गोलमेज सम्मेलन के समय जो तत्कालीन जो वायसराय थे वो कौन थे? इरविन थे, लॉर्ड इरविन था। ठीक है, लॉर्ड इरविन थे। और तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो रैमसे मैकडोनाल्ड थे। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड ये उस समय यहाँ थे। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर मोहम्मद अली जिन्ना की सिफारिश पर ये जो था ये आधारित था। ठीक है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना की सिफारिश पर था। जिन्ना की सिफारिश पर इसे कराया गया था। ओके, तो गांधी जी ने इसी गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी कर दी थी, जिसमें इन्हें कांग्रेस का जो समर्थन वो प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, ठीक है, ओके। एक और चीज इसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिली, ये एक पहला मौका था जब भारतीय और प्लस जो ब्रिटिश सत्ता थी साथ साथ बराबरी पर बैठी थी। ओके, ये चीजें देखने को मिली। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम अब सेकंड, ठीक है, दूसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। डियर फ्रेंड्स, अगर हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो था वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में, कहां पर? लंदन में आयोजित किया गया था। लंदन में आयोजित किया गया था ये। ठीक है, तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, पूरा एग्जैक्ट। ठीक है, यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर एडिशनल तौर पर अगर हम बात करें तो ये जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था ये एकमात्र एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और ये जो था, ये जो गांधी और इरविन जो समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौते का परिणाम था। समझौते का ये क्या था? परिणाम था। ओके, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने भी इसमें भाग लिया। अगर बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया था? भाग लिया था इसमें। तो 2 काम हुआ, गांधी जी ने भी भाग लिया,
एकमात्र ऐसा सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया, ये भी पूछा जा सकता है। गांधी जी ने भाग लिया था। अब गांधी और इरविन के बीच में समझौता किस मैटर पे हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो डियर फ्रेंड्स, अछूतों के लिए अलग अलग निर्वाचन को लेकर के, जो दलित वर्ग थे उनको लेकर के कुछ इसमें समझौते करे गए। किसके? गांधी जी और इरविन जी के साथ में। तो गांधी इरविन के बीच में अछूतों और दलित वर्गों को लेकर के कुछ समझौते करे गए, अलग निर्वाचन को लेकर के समझौते करे गए। उस समझौते के परिणामस्वरूप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को क्या किया गया? ऑर्गेनाइज किया। ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का ही परिणाम निकला कि इस मुद्दे पर पूना पैक्ट भी हुआ। ठीक है। इसी का ही परिणाम निकला कि भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में हुआ था। ये किसके के बीच में हुआ था? गांधी प्लस बी आर अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब चलते हैं नाउ थर्ड नंबर अगर हम बात करें तृतीय गोलमेज सम्मेलन की, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट वही चीज मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रही हूँ गोलमेज सम्मेलन की। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन डियर फ्रेंड जो था वो 17 नवंबर अगर बात की जाए 1932 से लेकर के आपका 24 दिसंबर 1932 के बीच में आयोजित किया गया था। इसमें जो था भारतीय जो रियासत थे उसमें राजकुमारों और दीवानों के द्वारा ये किया गया था। अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर ब्रिटिश जो भारतीय थे, ब्रिटिश भारतीयों का प्रतिनिधित्व आगा खां के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश जो भारतीय थे उनका प्रतिनिधित्व आगा खां के द्वारा किया गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लेबर पार्टी दोनों ने इस सम्मेलन में भाग बिल्कुल नहीं लिया। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इससे कट गई और जो लेबर पार्टी थी, लेबर पार्टी जो थी वो भी इससे क्या हो गई? उसने भी इससे अपने पैर खींच लिए। मुख्यतः रीजन ये निकला कि जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था वो एक श्वेत पत्र के तौर पर जाना गया। श्वेत पत्र के तौर पर क्या किया गया? ये जाना गया। क्लियर है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं कहूं ओके, तो यहां पर अगर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पर बात करूं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? कमेंट करके बताएंगे कौन? कोई में किसने भाग लिया? तो यहाँ पे आंसर के तौर पर अगर हम जाएंगे तो जाएंगे किसके तरफ? भीम राव अंबेडकर। ओके। एक ऐसा सम्मेलन, एकमात्र ऐसा सम्मेलन जो सेकंड में महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने भाग लिया था। दोनों ने भाग लिया था। ये एकमात्र सम्मेलन सेकंड जिसमें गांधी जी भी आए थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसमें थी। तो यहाँ इससे चीजें समझ में आई आप लोगों को? होप सो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इसी आशा से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? तो गांधी जी ने अपना जो नमक जो आंदोलन था उसकी जो शुरुआत की थी वो शुरुआत 12 मार्च 1930 से की थी और ये चला आपका था कब? 6 अप्रैल 1930 तक चला हुआ था। क्लियर है बात यहाँ पे? गांधी जी जब भारत वापस आए 1915 में दक्षिण अफ्रीका से, उन्होंने दांडी या बहुत सारे आंदोलन लड़े, जिसमें अगर बात की जाए गांधी जी की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम लिख भी देते हैं यहाँ पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चंपारण था, शुरुआती दौर में यही था चंपारण, जो कि बिहार में था 1917 में। दूसरा आपका था खेड़ा, 1 to 1 मतलब एक के बाद एक। खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह भी था, खेड़ा सत्याग्रह 1918। अहमदाबाद मिल भी इसी में था। अहमदाबाद मिल आंदोलन जो कि मजदूरों के वेतन को लेकर के था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी कह सकते हैं, मिल या मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन,
ये भी 1918 में ही गांधी जी के द्वारा लिया गया था, लड़ा गया था। नेक्स्ट अगर बात करें देन आपका आता है खिलाफत आंदोलन। लाइन टू लाइन लिखते हैं, खिलाफत आंदोलन 1919। नेक्स्ट बात करेंगे अगर असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920। ओके। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा 1930। और एट लास्ट सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ओके। तो गांधी जी की ये कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। और जब ये 9 जनवरी 1915 को जब वह भारत वापस आए दक्षिण अफ्रीका से, तो ये कहाँ पे उतरे थे? अपोलो बंदरगाह पर। ठीक है, अपोलो बंदरगाह पर उतरे हुए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। गांधी जी गए कब थे? तो 1893 में। ठीक है, 1893 में गए और 1915 में ये वापस आए थे। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए कमेंट करके बताइए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी थी। इंडिया विंस फ्रीडम। ओके, इंडिया विंस फ्रीडम लिखी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बताइए कमेंट करके आंसर। अभी 2 से 3 क्वेश्चंस पहले मैंने ऑलरेडी आपको जब तीनों गोलमेज सम्मेलन बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था किस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था, किसमें गांधी जी ने भाग लिया था, कौन सा ऐसा सम्मेलन था जिसमें तीनों में किस व्यक्ति ने भाग लिया था, मैंने बताया था। तो कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी थे। नाउ नेक्स्ट, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसने कहा था? तो यह वक्तव्य कहा था नरेंद्र देव ने, अच्युत पटवर्धन ने, जयप्रकाश नारायण ने या जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था डियर फ्रेंड्स? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। क्लियर है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया 1893 में गए और 1915 में वापसी। तो कितने वर्ष हो गए? आई थिंक 21 वर्ष हुए हैं। क्लियर है? 21 वर्ष बाद लगभग। नाउ नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई थी। बिल्कुल, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो चलिए कमेंट करके फटाफट से बताइएगा, तब तक हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं आपके साथ में। देखिएगा डियर फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगर बात की जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो गया अधिवेशन हुआ था वो 1922 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। कहाँ हुआ था? गया में अधिवेशन हुआ था। अमृतसर में अधिवेशन कब हुआ था? 1919 में, वही जब भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी अधिवेशन के परिणाम स्वरूप हुआ था। ठीक है, तो 1919 में आपका आएगा अमृतसर में, जो कि पंजाब में यह अधिवेशन हुआ था, पंजाब में। ओके, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसमें तिलक ने भाग लिया था। तिलक ने भाग लिया, तो मतलब ये कह सकते हैं कि तिलक ने 1919 के अमृतसर अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, बेलग्राम अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था और इसकी अध्यक्षता करी थी। 1925 की बात करें तो कानपुर अधिवेशन हुआ था, जिसमें प्रथम भारतीय महिला जो कि सरोजिनी नायडू जी थी, उन्होंने क्या हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की। ठीक है, तो ये आपका 1925। इसकी अध्यक्षता किसने कहा हुआ था? कानपुर में हुआ था। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने। क्लियर? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट,
भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट, ओके, नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? ओके, ए ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करना, केंद्रीय कार्यकारी परिषद का एक प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल और कमांडर चीफ इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों, केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं और भारतीय संविधान का निर्माण कराने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए, संवैधानिक गतिरोध पर हल। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो संवैधानिक गतिरोधों पर हल था, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सिराज गोपालाचारी जी के ने ये पंपलेट जारी किया था। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी और सिराज गोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफी अहमद किदवई। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन सी पुस्तक लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अभी थोड़ा दो चार क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था, इंडिया विंस फ्रीडम। ओके, ये पुस्तक इन दोनों जन ने लिखी थी, ये जो कि कृष्ण मिशन 1942 में भारत आया था के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार के तौर पर ये शामिल थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके डियर फ्रेंड, तो ये था आज तक का आपका क्वेश्चन कैसा रहा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। सेशन को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे जितने भी फ्रेंड्स ज्वाइन कर रहे हैं वो सारे के सारे फ्रेंड्स, ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड डियर फ्रेंड्स, व्हाट्सअप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्लास के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी चीजें एंड स्टडी मेटर्स अतिरिक्त जो भी चीजें हैं हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में, करंट इश्यूज और जो भी आपके क्विजेस हैं वो सारी चीजें हम आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे। नेक्स्ट डे मिलते हैं, ठीक है।